जब k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टाइट कपलिंग, मतलब कि k की वैल्यू 1 है तो क्या मानेंगे हम, यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, सारी फील्ड लाइन फ्लक्स के अंदर से उसके मतलब कॉइल के अंदर से निकलेंगी। अगर k की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब 0.0 बहुत पॉइंट के अंदर आ रही है मतलब, तो उसको बोलेंगे ढीला युग्मन, मतलब लूज कपलिंग की गई है, यानी कि हमें पूरी फ्लक्स नहीं देनी। और k 0 है मतलब अगर k 0 हो गया तो m 0 हो गया, अगर m 0 हो गया, बात समझना मेरी, अगर k 0 है तो m 0 हो जाएगा, अगर m 0 है तो अगर m ही नहीं है तो यहाँ पे क्या कपलिंग होगी क्या, मतलब वहां पे क्या म्यूचुअल इंडक्शन होगा क्या, नहीं होगा, वहां पे कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, वहां पे कोई क्या हमसे अननोन पेरेंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, और एक बात ध्यान रखना, जो k की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होगी, 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, k की वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो आप यहां से एक बात ध्यान रखो, बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आने वाला है यहाँ से। क्या रिजल्ट आने वाला है कि अगर L1 और L2 या तो L1 या L2 जीरो कर दें अपन, ठीक है, L1 जीरो कर दें या L2 जीरो कर दें या दोनों में से एक को जीरो कर दें, दोनों को जीरो कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका m यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, m यहाँ पे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब समझे आप लोग, ध्यान से समझो कि अगर L1 L2 नहीं है ना, अगर म्यूचुअल अगर सेल्फ इंडक्शन नहीं है, स्व प्रेरण नहीं है ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन कैसे भी पैदा नहीं हो सकता। अगर स्व प्रेरण नहीं है, सेल्फ इंडक्शन नहीं है, तो म्यूचुअल इंडक्शन कभी नहीं होगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है, सेल्फ इंडक्शन होना जरूरी है, स्व प्रेरित होना जरूरी है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हो कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, उसको आप प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन अगर आप खुद ही प्रेरित नहीं हो, खुद ही मोटिवेट नहीं हो, तो दूसरे वाले को क्या प्रेरणा दोगे आप। इसका मतलब ये कि जब कोई भी कोयल के अंदर आप चेंज करते हो तो उसके खुद के अंदर भी चेंज आता है, उसकी वजह से इसके अंदर चेंज आता है, दूसरे वाली कुंडली को वो प्रेरित करता है या उसको इंड्यूस करता है। ध्यान रखना, जब तक सेल्स नहीं करोगे आप म्यूचुअल नहीं कर सकते। आई नहीं आई बात समझ में, बताओ। ये वाला जो टॉपिक है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, ये क्या चीज है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखने के लिए आप क्या करोगे, पहले हमें कुछ चीजें सी पढ़नी पड़ेगी कि इसका जन्म कैसे हुआ, ये करंट आया किससे, इसको नाम ऐसा क्यों दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोला इसको, है ना, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया। तो होता क्या है कि इस नियम को, इस करंट को पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस करंट की, उसके लिए हमें दो रीजन देखने पड़ेंगे कि हमें ये करंट क्यों पढ़ना है। उसके लिए हमें दो रीजन देखने पड़ेंगे। पहला तो है आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का प्रथम नियम, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे बताओगे क्या होता है, ठीक है। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसको फेल कर रहा है ना, उसका उल्लंघन कर रहा है, फर्स्ट वाला लॉ, किरचॉफ लॉ को फेल कर रहा है। किरचॉफ लॉ जो लॉ है, किरचॉफ ने जो लॉ बोला ना, उसको एक कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, ठीक है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है, ये उसका उल्लंघन कर रहा है। पहला रीजन तो ये है। कैसे कर रहा है, तो आप ध्यान से देखो, और तुम लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बताया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, बताओ भाई। अबे यार, हेलो, पूछता हूँ, सब सबका साथ सुन रहे थे, कोई बोलते ही नहीं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्या, आवाज कमाई, वरुण आवाज कमाई। देखो, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है करंट लॉ कहलाता है, धारा का नियम कहलाता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। मतलब किरचॉफ ने क्या कहा था, मैं तुम्हें याद दिला दूं जो तुम पढ़ते नहीं हो घर पे, कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, किसी भी संधि बिंदु पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। ये आप लोग पढ़ चुके थे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, जितनी करंट आती है उतनी करंट जाती है। जैसे यहाँ पे माना कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ये I6 है, ये I7 है। तो कौन कौन सी करंट इस पे आ रही है, इस पे आ रही है I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I6 आ रही है, ठीक है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I6 ये तो आ रही है, और जा कौन कौन रहा है, 4 5 6 7 सब जा रही है इससे। तो 4 5 और 7
तो ये करंट जा रही है, तो आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। ये किरचॉफ ने कहा था, ठीक है, ये किरचॉफ ने कहा था किसी भी सर्किट के लिए, किसी परिपथ के लिए आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। जो एक नोड पॉइंट होता है, उसका जंक्शन बिंदु होता है, संधि बिंदु होता है, वहां पे क्या होता है, मतलब करंट जितना आता है उतना चला जाता है, यानी कि आपका चार्ज कंजर्व रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। ये सिद्धांत आवेश संरक्षण पर कार्य करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन आप ये बताओ कि जब अपन संधारित्र पढ़ रहे थे, जब अपन संधारित्र मतलब कैपेसिटर अपन पढ़ रहे थे, कैपेसिटर के लिए अपन ने ऐसे दो प्लेटें ली थी, इस तरह से P1 प्लेट ली थी, P2 प्लेट ली थी सबने। तो उस प्लेट में अपन बोल रहे हैं कि यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है, तो जब बीच में खाली जगह है तो करंट कैसे फ्लो हो गया? किसी साइंटिस्ट ने उससे पूछा कि अगर ये बताओ आप कि अगर यहाँ पे स्पेस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है? अगर मैं तार तोड़ दूं बीच में से तो करंट चल जाएगा उसके अंदर से? करंट थोड़ी फ्लो होगा, बीच में आपने तार ही तोड़ दिया तो तार ही काट दिया तो करंट कैसे फ्लो होगा? ठीक है, अब ये प्रॉब्लम फंस गई यहाँ पे। तो पहला रीजन तो ये था कि भैया ये बिना मतलब कि यहाँ पे कुछ स्पेस खाली जगह है तो कैसे करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल नाम का, मैक्सवेल आया, मैक्सवेल, क्लार्क मैक्सवेल ये अपना, ये अलग मैक्सवेल है। ये बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इसने काया पलट कर दी थी। इसने सिर्फ 4 समीकरण दी थी और 4 समीकरणों ने ना पूरी फिजिक्स बदल दी पूरी, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ धारा जो निर्वात में भी प्रवाहित की जा सकती है, विस्थापन धारा कहलाती है। उसने बोला कि इसमें आयन होते हैं, आयंस, वो आयंस करंट को एक दूसरे पर ट्रांसफर करते जाते हैं और वो करंट हमें दिखाई नहीं देती है, वो सिर्फ आयन को करंट को डिस्प्लेस करती है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करती है। डिस्प्लेस करने की वजह से इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि विस्थापन करने की वजह से इसको बोलते हैं विस्थापन धारा। तो ये किसने कहा था? ये मैक्सवेल ने कहा था ये बात कि जब भी खाली जगह होती है वहां पे करंट, आयनाइज करंट, एक जो आयन होते हैं वो करंट को डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापित करते हैं आगे की तरफ, तो सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से पहला ध्यान रखना, ठीक है। तो आयन यहाँ बताओ, ये समझ में पहली बात। तो सेकंड लॉ था जिसको वो वायलेट कर रहा था, मतलब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था, उल्लंघन कर रहा था, जिसका वो था एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ कहता है कि जब अपन कहीं लूप बनाते हैं ना, लूप, तो उस लूप के अंदर जो करंट होता है, मतलब बी डॉट डी एल जो उसकी वैल्यू होती है लूप के अंदर, वो म्यू नॉट समेशन आई के इक्वल होती है। ये 1 एम्पियर लेके चला गया था, ठीक है। बी डॉट डी एल की वैल्यू किसी लूप के अंदर वो समेशन आई और म्यू नॉट के मल्टीपल के इक्वल होती है। तो अब अपन क्या करते हैं, लूप बनाते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो अपन क्या करते हैं, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक लूप ले लिया, L1 नाम दिया उस लूप को, एक लूप ये खाली जगह पे ले लिया, उसको मैंने L2 नाम दे दिया। बात समझना मेरी। इस ये दो प्लेटें पहले की तरह P1 P2 प्लेटें हैं, ये A B दो के मतलब वैल्यू इनके नाम, मतलब पॉइंट का नाम दे दिया मैंने इसको यहाँ पे। तो हो क्या रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है IC पहले की तरह। C मतलब है कंडक्शन करंट, चालन धारा। C मतलब कंडक्शन करंट, चालन धारा जो हम बाहर से दे रहे हैं। और D मतलब आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट जो अभी जनरेट करेंगे। तो यहाँ से लूप बनाया मैंने, मैंने कहा रेंडमली क्या करे, दो लूप मैंने यहाँ पे ले लिए, L1 और L2 ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर अपन ने लूप लिया L1, तो आप मुझे ये बताओ L1 लूप की अगर मैं बात करूं, L1 लूप की मैं बात करूं, एम्पियर लॉ में यहाँ पे लगाऊं, अगर मैं यहाँ पे एम्पियर लॉ लगाऊं बी डॉट डी एल, L1 लूप के लिए बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे म्यू नॉट तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस L1 लूप पे क्या यहाँ तक करंट फ्लो हो रही है? क्या यहाँ तक कौन सी करंट फ्लो हो रही है? आईसी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा आईसी करंट। अब मैं लूप 2 की बात करूं, तो मैं लूप 2 की बात करूं तो बी डॉट डी एल यानी कि L2 लूप की बात करूंगा मैं, तो म्यू नॉट, लेकिन खाली जगह पे जब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आया था, जब विस्थापन करंट नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या था, करंट नहीं था हमारे पास, यहाँ तक करंट पहुंचने का कोई सोर्स था ही नहीं, यानी कि ये आईसी करंट यहाँ गया ही नहीं, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा आपका। जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक तार जुड़े हुए नहीं रहेंगे, करंट आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे करंट कैसे गया, यानी कि यहाँ पे करंट जीरो, तो यहाँ पे करंट जीरो और इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। लेकिन आपको पता है कि दोनों बहुत पास पास है लूप, अगर लूप बहुत पास है ना, तो इसके अंदर कभी करंट, मतलब दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो ही नहीं सकती बी डॉट डी एल की वैल्यू, यानी कि जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ पे होना चाहिए था, जो वैल्यू बी डॉट डी एल की यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू बी डॉट डी एल की यहाँ पे आनी चाहिए थी।
लेकिन ये क्या हो गया भैया, सत्यानाश हो गया। ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ तो गड़बड़ है दया का मतलब है कि आपको एसीबी प्रद्युमन को बुलाना पड़ेगा भाई सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम आ चुकी है कि भैया यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, ऐसे कैसे आ गया। सोल्व करने के लिए फिर उन्होंने बोला, मैक्सवेल भैया ने आकर के बोला कि बेटा टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे करंट फ्लो होता है जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, जिसको अपन आई डी से लिखते हैं। वी विल डिनोट इट बाय आई डी। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो यहाँ पे आईडी आ जाएगा। आईसी की बात करेंगे तो कंडक्शन करंट बोलते हैं, आईडी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। आईसी मतलब चालन धारा, आईडी मतलब विस्थापन धारा। तो ये दोनों नियम को उल्लंघन को रोकने के लिए, मतलब उल्लंघन हो रहे थे तो इनको रोकने के लिए अपन ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट किया। हैव यू गॉट दिस? बस नेहा को समझ में आया, बाकी कोई नहीं बोलता। चलो, तो फिर जो आईडी करंट आया ना उसको निकाल लेते हैं एक बार। तो चलो वेरी गुड, आवाज तो आई। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। किसके लिए, ये किसका फॉर्मूला है बता दे कोई मुझे, किसका फॉर्मूला है ये, बताया कोई मुझे, ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा मैंने? अगर आपको ध्यान हो तो अपन दो कंडक्टर प्लेटें लेते हैं, दो चालक प्लेटें लेते हैं, उसके लिए अपन डेंसिटी सिग्मा लेते हैं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपन करंट बोलते हैं। अगर याद आ गया हो तो ठीक है। और आप ये भी जानते हो जो सिग्मा होता है उसको Q अपॉन A कहा जाता है, चार्ज इन पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में आवेश को आवेश घनत्व कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। ये सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A के बराबर होती है, तो क्या मैं यहाँ से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा था जब उस लूप के अंदर क्या हो रहा था, वो फर्स्ट वाले उसके अंदर किरचॉफ लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो रहा था, ठीक है। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज जो होगा वो कैसे दिखाया जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डी अपॉन डी टी। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर बोलो, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोलो, तो अपन डी अपॉन डी टी उसको लिख देते हैं। तो अगर अपन मैं ऐसे लिखूं इसको, यानी कि इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, अवकलन करूं मैं इसका टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आप मुझे बताओगे क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एरिया क्षेत्रफल फिक्स होता है, तो अंदर बचेगा डी क्यू, और डी क्यू को डी क्यू अपॉन डी टी इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो आया नहीं आया? इसका मैंने डिफरेंशिएशन करा, अवकलन करा, तो ये हमें मिल गया, ठीक है। और इसी चीज को अपन बोलते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब चार्ज अपॉन समय। इसको अपन करंट बोलते हैं या नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं। तो अपन बोलेंगे आई डी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। तो अपन इसको लिख देंगे डी अपॉन डी टी, इसको ऊपर गुणा कर दो, एप्सिलॉन नोड और ए लिख दो, यह आ जाएगा आई डी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला कितना जाएगा, एप्सिलॉन नोड ए डी अपॉन डी टी, एप्सिलॉन नोड ए डी अपॉन डी टी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो आप लोग। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा अपन चेंजेस करेंगे। क्या चेंज कर रहे हैं, इस ए को अंदर लेके जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया तो मुझे बता दीजिए कि मैंने इसको अंदर क्यों फेंका। कोई ऐसा सूत्र बन रहा है क्या, कोई ऐसा फॉर्मूला बन रहा है क्या? नहीं है यार दिमाग में, वो आता भी नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, बी डॉट ए ई डॉट ए। तो यहाँ पे फाई लिख सकते हैं अपन, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं फाई। याद आ गया होगा अब तो, आई थिंक सो। तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी। तो आईडी का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, S1, ठीक है, डेल फाई बाय डेल टी। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है। अब हुआ क्या था, मैक्सवेल ने 4 समीकरणें दी थी, अवेलेबल हो सारे, चलो ठीक है। मैक्सवेल ने 4 समीकरण दी थी, 4 इक्वेशन थी मैक्सवेल की। तो मैक्सवेल की फर्स्ट जो इक्वेशन थी ना वो गॉस लॉ से आती है, गॉस डाइवर्जन लॉ से। ये उसकी पहली समीकरण थी, डेल्टा डॉट ई बराबर 0, और दूसरी थी डेल्टा क्रॉस बी बराबर 0। तो भाई इतना डीप में नहीं जाना, ये हाई लेवल की बात है, मैं तुम बता रहा हूँ। तीसरा होता है डेल्टा क्रॉस ई बराबर कितना, माइनस डेल डेल ई बाय डेल टी, माइनस डेल फाइव बाय डेल टी। और फोर्थ वाली जो थी डेल क्रॉस बी, वो दी थी उसने, क्या दी थी उसने, उसने पहले दिया था म्यू नॉट आई सी, ठीक है।
जब डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट आया तो मैक्सवेल ने संशोधन किया, अपने उसमें करेक्शन किया और उसने आईडी करंट भी यहाँ पे जोड़ दिया था, और आईडी की वैल्यू आपको वहां पे मिल रही है, तो अपन लिख सकते हैं म्यू नोट आई सी प्लस म्यू नोट मल्टीप्लाई करेंगे आईडी की वैल्यू पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नोट डी फाई बाय डी टी। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती है। इस 4 इक्वेशन ने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हिस्ट्री बदल के रख दी। आपके घरों में लाइटें आती है, एसी करंट चलता है, सब उसका सब रीजन ये मैक्सवेल इक्वेशन ही है, जिसने बहुत सारे चेंजेस किए थे। तो इसको गाली मत देना कोई, बहुत अच्छी चीज बताई है इसने। इस इन 4 इक्वेशन पे पूरी बुक चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, ईडी वाली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पूरी बुक चलती है बीएससी के अंदर, इन 4 इक्वेशन के बेस पे। देख लो आप, अब आपको सिर्फ 4 इक्वेशन दिख रही है, लेकिन इक्वेशन नहीं है बेटा, बहुत कुछ है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता हुआ क्या?